बोले कि ये जो गुलाबी टिकट महिलाओं को दिया जाता है इसमें भी भ्रष्टाचार है और इसको भी बंद करने की बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने शोर मचाया। फिर आगे बढ़े, अब ये कहने लगे कि महिलाओं को जो विधवा पेंशन मिलती है 2,500, उसमें जो है 80,000 जो है जो पेंशनें मिल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे ये जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। दिल्ली में कहीं पे एक्सीडेंट होता था किसी आदमी का तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज होता था, फरिश्ते योजना थी, कितनी अच्छी योजना थी, उसमें इनको क्या समस्या थी, इन्होंने वो योजना बंद कर दी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में किसी का ऑपरेशन नहीं हो पाता था या कोई टेस्ट नहीं हो पाता था तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में करवा लेता था, डाक योजना थी, वो इन्होंने बंद कर दी, कहा कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली के अस्पतालों में जो मुफ्त दवा मिलती है ये उनको भी बंद करेंगे। जो थोड़ी बहुत मुफ्त सुविधाएं हैं दिल्ली के अस्पतालों में ये उनको भी बंद करेंगे और ये कहेंगे कि साहब इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए हम इसको भी बंद कर देते हैं। ये एक एक करके हर वो योजना जिसमें गरीब का फायदा है उस योजना को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गरीब को दिल्ली से भगाया जाए, आम आदमी को दिल्ली से भगाया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा कर देंगे कि अगर कोई सामान्य वर्ग का आदमी है वो दिल्ली में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे, सरकारी में भी नहीं पढ़ा पाएगा, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाएगा, अपना वापस जो है बिहार और यूपी जाए। ये इनकी पूरी पूरी योजना है। जो गाड़ियां प्रदूषण फैला उन्हें आप 5 साल में बंद कर दें, जो प्रदूषण न फैला उन्हें 50 साल तक के लिए। देखिए, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके मंत्री को एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं। मुफ्त, आपको कोई भी निर्णय करना हो उससे पहले सोच विचार कीजिए। आप बिना सोच विचार के निर्णय कर देते हैं और जब जनता गालियां देती है और आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करके आपको आईना दिखाती है तब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आप सारी वही बातें करने लग जाते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है। ये ऑर्डर पास करने से पहले क्या मुख्यमंत्री को ये ऑर्डर नहीं मिला? क्या उपराज्यपाल के पास ये ऑर्डर नहीं गया? क्योंकि आपने जीएनसीटीडी एक्ट के बाद जो फेरबदल किए उसमें सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एलजी के पास जाएंगे। क्या अब वो जाने बंद हो गए? या गया तो एलजी साहब ने तब नहीं सोचा? पहले दिल्ली के लोगों के ऊपर एक तुगलकी फरमान थोपा गया और कोशिश की गई कि 61-62 लाख गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से हट जाएं, तो 61-62 लाख गाड़ियां बिकेंगी, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा होगा। इनकी मिलीभगत के कारण ये जो है बैन जबरदस्ती दिल्ली पर थोपा गया। कहा गया कि एनजीटी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो 2014 का ऑर्डर है, 2015 का ऑर्डर है। वो ऑर्डर आपको अब 2025 में क्यों याद आ गया? फिर बोले सीएक्यूएम का ऑर्डर है। सीएक्यूएम का ऑर्डर 23 अप्रैल का है, सिरसा जी ने 1 मार्च को अनाउंसमेंट कर दी थी। तो आपको क्या सपना आ गया था कि सीएक्यूएम जो है 2 महीने बाद एक ऑर्डर निकालने वाली है? तो ये जो इनकी मिलीभगत थी इसका पर्दाफाश हो गया है। दूसरा मामला है बिहार, देखिए, बिहार में जंगल राज है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुछ दिनों पहले पटना के सबसे बड़े व्यापारी को उसके घर के सामने गोली मार दी गई। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तब ये हाल है। और रोज इस तरीके की घटनाएं बिहार से आती हैं। क्यों बिहार के गरीब आदमी को पलायन करके बाहर नौकरी मांगनी पड़ रही है? क्योंकि आप इतने सालों में ढोल पीटते रहे कि आपने इतने लाख करोड़ रुपए दे दिए, इतने लाख करोड़ रुपए दे दिए, आपने कुछ नहीं किया। वहां पे जनता आज भी वहां परेशान है। अब बिहार को बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी यादव का और एक तरह से वो गरीब है अपराधियों के सामने, वे खुद कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए बिहार में ये हाल है। देखिए, मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी जो हैं अब बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं और वृद्धावस्था की कुछ जो है लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी के अंदर भी आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एक समय पर रिटायर कर दिया जाता है। तो एक समय सीमा के बाद जो है मुझे लगता है आदमी को अवकाश लेना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। आपने जो उन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार के गब्बर सिंह हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते ही पलायन हुआ बड़ी संख्या में, उनसे डर के लोग बिहार से भागे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो और कुछ है ही नहीं।
कोई समस्या हो नेहरू जी को गाली दो, नेहरू जी बच जाएं तो किसी और को गाली दे दो। सिर्फ और सिर्फ कोसते रहो और अपनी जवाबदेही से भागते रहो। यही काम भारतीय जनता पार्टी का हर मुख्यमंत्री कर रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। पुरानों को गाली देते रहो, अपनी जवाबदेही से भागते रहो। चुनाव आयोग वेरिफिकेशन है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि सबके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, गलत तरीके से किया गया है। देखिए, पूरी तरीके से चुनाव आयोग केंद्र सरकार की उंगलियों पर नाच रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार उसे बना रही है। जिसको चाहती है चुनाव आयुक्त बना देती है, फिर वो मुख्य चुनाव आयुक्त वही काम करता है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है। दिल्ली चुनाव में क्या हुआ? सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी रोज इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रही थी, डीएम के चक्कर काट रही थी, पुलिस थानों में चक्कर काट रही थी कि आप वोट काट रहे हो, आप नए वोट बना रहे हो, आप गड़बड़ियां कर रहे हो। आज बिहार में क्या हो रहा है? सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं, कभी अब चुनाव आयोग जा रही हैं, कभी जो है डीएम के दफ्तर में जा रही हैं, कभी जो है वो कोर्ट जा रही हैं, कभी वकीलों के यहां जा रही हैं। ये एक मोडस ऑपरेंडी है। अपनी मनमर्जी चलाओ, अपोजिशन को इन पचड़ों में फंसा दो और चुनाव को मैनिपुलेट कर दो। अभी महाराष्ट्र में कहा कि हमें हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मराठी लोगों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे पहलगाम के आतंकी। देखिए, भारतवर्ष में एक ऐसी पार्टी ने जन्म लिया था जिसने सिर्फ और सिर्फ विभाजन करके वोट लेने की एक नई प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने हिसाब से कहीं पे हिंदू मुस्लिम में विभाजन करके वोट लिए, कहीं पे हिंदू सिख में विभाजन करके वोट लिए, कहीं पर जाट नॉन जाट करके विभाजन करके वोट लिए, कहीं पे मराठा नॉन मराठा करके वोट लिए, कहीं पटेल नॉन पटेल करके वोट लिए। उस पार्टी ने पूरे देश को इस विभाजनकारी मानसिकता के अंदर झोंक दिया है। ये हिंदी नॉन हिंदी की बहस भी की उत्पत्ति जो है वो उसी पार्टी से है। लेकिन इसमें तो शिवसेना नेताओं का बयान है। तो अब क्या है कि जब आप एक नई परिपाटी शुरू कर देते हैं, आप एक राजनीति के अंदर नया शॉर्टकट ले आते हैं कि विभाजन करो, नफरत फैलाओ, पोलराइजेशन करो और वोट लो, तो अब उनसे वो धीरे धीरे सब पार्टियां सीखती जा रही हैं। इससे देश का नुकसान है। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उसके एमपी निशिकांत दुबे, उन्होंने तो शिवसेना के नेताओं को कहा है कि यूपी बिहार में ये तो पटक पटक के मारेंगे। अब देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। आप जाइए और वहां पे पटक पटक के मारिए उनको। वो देश भी तो हमारा ही है। आपको कौन रोक रहा है महाराष्ट्र जाने से? महाराष्ट्र जाने के लिए आपको वीजा तो चाहिए नहीं। आप जाइए और कुछ करिए, कुछ पहलवानी दिखाइए वहां पे।